उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान 10 फरवरी को होना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, दलित और मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग होनी थी। तभी यूपी से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक का एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में हिजाब पहनी एक छात्रा कॉलेज में दाखिल होती है। सब कुछ कैमरे पर शूट हो रहा है। ये महिला, ये छात्रा दरअसल हिजाब पहनकर ही कॉलेज में जाने की मांग को लेकर आगे बढ़ती है। उसके सामने भगवा गमछा ओढ़े कई छात्र दिखते हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से उड़ती है और नारेबाजी होने के बाद ये वीडियो वायरल हो जाता है। फिर वहां से 2000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये लड़की तो शेरनी है और वोटरों से कहते हैं कि अपने अंदर शेरनी वाला मिजाज पैदा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ की लड़ाई। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप पूछेंगे इसमें नया क्या है, कौन सी नई बात हो गई? देश में हम चुनावों के इर्द गिर्द ऐसा होते हुए देखते हैं, लेकिन नया ये है कि क्या आप जानते हैं 2017 के चुनाव में लगभग 1/3 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने या तो मतदान के दिन या उससे 1-2 दिन आगे पीछे ये तय किया था कि वो किस पार्टी, किस नेता को वोट देंगे। तो क्या इसी 1/3 वोटर को अपनी तरफ करने के लिए कर्नाटक का महीने पुराना विवाद उत्तर प्रदेश में गर्मा जाता है 48 घंटे पहले वोटिंग के? प्रदेश चुनाव के पहले चरण से ऐन पहले सामने आए कर्नाटक के वीडियो से है, जहां मांड्या के कॉलेज में हिजाब पहनकर आती छात्रा दिखती है। वीडियो में भगवा गमछा पहने छात्र नजर आते हैं। दोनों तरफ से नारेबाजी होती है, धर्म के नारे लगते हैं। क्या दक्षिण के इसी एक वीडियो से उत्तर के चुनाव में हिजाब मुद्दा बन गया? सवाल की वजह उत्तर प्रदेश में अब हिजाब के समर्थन और कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान के सपोर्ट में उठती आवाजों को सुनकर आप सोचिए। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, 3 राइट से उनको एक साथ टारगेट किया जा रहा है। वो कोई लाल, पीला, हरा, गुलाबी या कोई भगवा कलर स्कूल में लेके नहीं आ रही थी। वो जो स्कूल का ड्रेस है उसी का जो कलर है उसी को अपने अगर वो लपेट रही हैं, आपको उससे क्या इशू है? इस मौजूदा सरकार ने समाज के अंदर इतना ज्यादा जहर घोल दिया है कि हमें अपने पर्सनल आइडेंटिटी पर हमें अपने आप को रोकना पड़ रहा है और हमें उसके लिए आवाज उठानी पड़ी है। बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने, तो ये बेटी से उसका हिजाब क्यों छीन रहा है? ये नारेबाजी कर्नाटक में नहीं हो रही, ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर छात्र जुटते हैं। अलीगढ़ में पहले चरण में मतदान हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में 9 जिलों की 55 सीट पर वोटिंग होने जा रही है। अलीगढ़ में संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने प्रदर्शनकारियों से पूछा है, इनके प्रदर्शन की वजह क्या है? जिनको रोका गया उनके हिजाब के बेसिस पे कि वो स्कूल में एंटर नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी, हजारों सालों से मुसलमान इस देश में रह रहा है और हिजाब जो है वो मुसलमान के कॉन्सेंस का हिस्सा है और कॉन्सेंस की आजादी हमें हमारा आर्टिकल 25 दे रहा है। ठीक है, उसको हमें गारंटीड राइट है हमारा, हमसे कोई नहीं छीन सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि आपने कभी नहीं रोका, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सडनली आपको क्या हुआ हिजाब से? दूसरी चीज, वो कोई लाल, पीला, हरा, गुलाबी या कोई भगवा कलर स्कूल में लेके नहीं आ रही थी। वो जो स्कूल का ड्रेस है उसी का जो कलर है उसी को अपने अगर वो लपेट रही हैं, आपको उससे क्या इशू है? आप उसके बेसिस पे अपनी उनकी एजुकेशन क्यों रोकना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1 मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पॉइंट नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है और मतलब दूसरों का भी राइट है, हम उन्हें किसी को नहीं रोक रहे। अगर बात एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की थी और बच्चियों के बीच की थी, भगवा गुंडे उसमें कहां से एंटर? यानी कर्नाटक के मांड्या में मंगलवार को हिजाब पहनी छात्रा और भगवा गमछा पहने छात्रों के बीच जो नारेबाजी हुई, उसका रिएक्शन 2127 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नजर आता है। सवाल है कि मांड्या के एक्शन का अलीगढ़ में दिखते रिएक्शन के खिलाफ अब अगला एक्शन फिर से क्या उत्तर प्रदेश में ही होगा? इस बात का जवाब अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम देते हैं। होगा तो ये मान के चलिए रिएक्शन तो होता ही है उसका। अगर वो किसी चीज को लेके कर्नाटक में ये हुआ, बेटियों ने ये करा,
वहां पे भी टीका लगा के पटका डाल के आगे उनके हमने गमछा डालेंगे भगवान राम का। तो उस तरह की वातावरण में शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती है, नहीं इन बच्चों को करना चाहिए। अगर यहाँ ये करेंगे, पहली बात तो होगा नहीं, अगर करेंगे तो उसका रिएक्शन स्वाभाविक होगा। अलीगढ़ एएमयू है और बीएचयू हमारी बनारस है, दोनों यूनिवर्सिटी केंद्र शासित। अगर यहाँ होगा तो वहां रिएक्शन होगा उसका। यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले यूपी में गर्म हुआ कर्नाटक का हिजाब विवाद, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से तक बढ़ता जाता है, जिसमें एक्शन के खिलाफ रिएक्शन की चेन दावा होती है 7वें चरण में 7 मार्च को होने वाले मतदान तक जारी रह सकती है। बीजेपी सांसद के बयान के बाद भी आप रत्ती भर भी इसमें शंका रखते हैं तो हिजाब के विवाद के बीच देश का माहौल देखने से पहले उत्तराखंड चलिए, जहां एक चरण में मतदान होना है। सोमवार को वोटिंग है। उधम सिंह नगर में प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री असम के, प्रचार उत्तराखंड में, मुद्दा कर्नाटक के हिजाब का। 3-4 दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में, कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। हिजाब के एक तीर से कई निशाने हर पक्ष लगा रहा है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 5वें चरण में वोटिंग है। 27 फरवरी को मतदान। प्रयागराज की आधी जनता उडुपी मांड्या के बारे में भी नहीं जानती होगी, लेकिन प्रदर्शन वहीं से शुरू हुए विवाद पर होता है। मुद्दा सिर्फ हिजाब नहीं बनता। कभी आसान पे हमारी उंगली उठाई जाती है, तो कभी 3 तलाक पर, तो कभी हिजाब पर। अब बस हो चुका है, अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक होगा हम अपना घर भी देखेंगे, अपने शौहर को भी देखेंगे, बच्चे को भी देखेंगे और अपना हक भी लेकर रहेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि कर्नाटक के हिजाब से शुरू हुए विवाद को अब हर मुद्दे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जहां हिजाब के साथ ही अयोध्या में बने राम मंदिर, अजान के लाउड स्पीकर पर उठने वाले सवालों, 3 तलाक के सरकार के बड़े कदम से लेकर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक पर चर्चा होने लगी है। तभी तो उत्तराखंड में मतदान से पहले मुख्यमंत्री जीतने पर कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा करने लगे। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश में भी अब दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, लिखा, बीजेपी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, इन्होंने जो कहा है, एक देश एक कानून के तहत ही आने वाले दिन में संसद से लेके सड़क तक, गांव से लेके शहर तक इस पर बहस होनी चाहिए। हिजाब से शुरू हुई बात समान नागरिक संहिता तक आ चुकी है। गौर करिए इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि हिजाब को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट कह चुका है अभी स्थिति को सामान्य रखें, आगे सुनवाई होगी। लेकिन लखनऊ की लड़ाई समेत बाकी 2 और राज्यों में हिजाब का मुद्दा बना रहे, क्या इसीलिए एक्शन पर रिएक्शन हर जगह चल रहा है? हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, हमारा ड्रेस है, हमारा कल्चर है और ये सदियों से हम पहनते आ रहे हैं और आप अभी नहीं रोक सकते आप हिजाब। जिस तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वहीं चेन्नई में हिजाब के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में इस बच्ची को देखिए। बच्ची को भी हिजाब पहनाकर उसके घर वाले प्रोटेस्ट में लाते हैं। क्या इस बच्ची को भी पता है कि धर्म के आधार पर हिजाब पहनने की स्वतंत्रता क्या होती है? नहीं बोलो ना, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? हिजाब के लिए बोलो, जिससे हिजाब बात करेंगे आप। पापा हिजाब हिजाब के लिए यस। अब ये तस्वीर देखिए, वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है।
बड़े लोग नजर आते हैं। ये हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। छोटे बच्चों को छत्रपति शिवाजी और तात्या टोपे का रूप बनाकर प्रदर्शन होता है। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? गलती बच्चों को छत्रपति शिवाजी बनाने में कतई नहीं, लेकिन हिंदू महासभा का ये प्रदर्शन इस दलील के साथ हो रहा है कि अगर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन कर आएंगी तो ये बच्चों को केसरिया पहनाकर स्कूल भेजेंगी। यानी कॉलेज की छात्राओं के हिजाब से जुड़ी एक राज्य की मांग में दूसरे राज्यों में बच्चे तक शामिल कर लिए जाते हैं। नैरेटिव दूसरे राज्यों से बनता है तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पंजाब के चुनाव तक हिजाब का मुद्दा राजनीतिक रसोई से पककर पहुंच जाता है। जहां पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि अभी हिजाब पर सवाल उठाने वाली बीजेपी आगे सिख छात्रों के धार्मिक प्रतीकों और वस्त्रों पर घेरा बनाएगी। सब पंजाब के अंदर तो धर्म नाल जुड़िया एको ही पहरावा है। आ दस्तार नूं हत्थ पाण लगे है साहब, दिस इज द क्रीपिंग आइडियोलॉजी। रौला उत्थे दा हिजाब दा नहीं, सानू देखना पऊगा भी इत्थे पंजाब च कल जे बीजेपी आ उहदे पिट्ठू इत्थे आ गए, उन्होंने कौन संभालूगा साहब? मतलब यह है कि कर्नाटक के कॉलेज का हिजाब विवाद अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब यानी 5 में से 3 चुनावी राज्यों का मुद्दा बन चुका है। क्या इसका असर भी पड़ने वाला है? निश्चित रूप से हिजाब का मामला तो जनवरी से चल रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जनवरी में मामला इसीलिए उठा क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले थे और यूपी के मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाया जा रहा है, चूंकि कंट्रोवर्सी तब से चल रही थी और ये आते आते फरवरी का महीना आ गया और अब फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, वोट पड़ने वाले हैं, तो राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं कि क्यों ना इस मुद्दे को भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, राजनीतिक मुद्दा इस तौर से बनाया जाए जिससे उनको फायदा हो। उत्तर प्रदेश में जहां हर 10 वोटर में 2 मतदाता मुस्लिम है, लेकिन 2 मुस्लिम वोटर के मुकाबले राजनीति में 8 बहुसंख्यक वोटर को एकजुट करने की राजनीति है। क्या इसी चुनावी रेसिपी के तहत उत्तर प्रदेश में हिजाब विवाद के व्यंजन को स्वाद की सियासत में तैयार करने वाले मुख्य शेफ असदुद्दीन ओवैसी बन जाते हैं? जैसा कि यहाँ के काशी के रसूल ने कहा कि रजा पुल से वक्त करके गुजरिए सदाए मोहम्मद। जैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं के दम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना चाहती है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम वोटों को लामबंद करके उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन ओवैसी की राजनीति खेल बनाने से ज्यादा खेल बिगाड़ने के लिए जानी जाती है। और क्या यही वजह है कि कर्नाटक के वीडियो पर वो उत्तर प्रदेश में ये जानकारी देते हैं कि उस शेरनी से मैंने फोन पर बातचीत की है। अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ करने की ओवैसी की ये कोशिश कहां तक सही ठहरेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पीछे ही मुस्लिम वोट यहां पर लामबंद दिखाई देता है। कहा जाता है कि मुस्लिम वोटरों के लिए यहां टीना फैक्टर है, यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। वो सभी ये जानते हैं कि बीजेपी को हराने वाली अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के साथ ही उन्हें जाना पड़ेगा। क्या इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के उस वायरल वीडियो को बार बार जनता के सामने रख रहे हैं? प्रधानमंत्री, आप राज्यसभा लोकसभा में भाषण दिए, बहुत लंबा लंबा छोड़े, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। हम तो सबकी लैला है। तो सुनो अखिलेश यादव, अब वो मामला नहीं रहेगा। अब वो पुरानी पूरी बातें खत्म हो जाएंगी। ना सिर्फ संबल बल्कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख लिखेगी इंशाअल्लाह ताला। इस बार ओवैसी को पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश के सियासी आसमान में एआईएमआईएम की पतंग ऊंची उड़ान भरेगी। इस बार लोग उन्हें न सिर्फ सुनने आएंगे बल्कि लखनऊ की लड़ाई में मुसलमान उन पर दांव भी लगाएंगे। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, क्या आप हमारा साथ देंगे? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये चुनाव बल्कि जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे, चाहे मुझ पर गोलियां चले, चाकू चले, बम गिरे, कुछ भी हो जाओ, मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। और हमारे इस भड़काऊ भाषण को फैलाएंगे आप, फेसबुक पर फैलाइए, व्हाट्सएप पर फैलाइए, इंस्टाग्राम पर फैलाइए, दोस्तों में फैलाइए और दुश्मनों में भी फैला दो।
की सियासत में पांव पसारने का काम 5 साल पहले शुरू कर चुके ओवैसी के हाथ इस बार के चुनाव में हिजाब के रूप में एक ऐसा हथियार मिला है जिसकी काट उनके विरोधियों के पास भी नहीं है। हिजाब पर सियासी चढ़ाई में ओवैसी ने पहले से सुलगते विवाद की आग में घी डालने का काम करते हुए लखनऊ की लड़ाई में सबसे भड़काऊ बयान दिया। अब की बार ओवैसी ने जो कुछ कहा उसने चुनावी सीजन में सियासी तापमान को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने अपने इस बयान को खुद ट्वीट किया और देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति को बारूद से भर दिया, जिसमें धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हसरत उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देश में ये अखंड भारत है। अब उनकी वो हसरत पूरी नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने कभी किया था, खंड खंड भारत करके। अब वो हसरत पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी को बीजेपी समाजवादी पार्टी की बी टीम कहती है, तो अखिलेश ओवैसी को बीजेपी की बी टीम पुकारते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी हिजाब के बहाने ऐसी फील्डिंग सेट कर रहे हैं जिसने अखिलेश को भी बैकफुट पर डाल दिया है। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर ये बातें करते हैं, जहां की अधिकतर सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं। ओवैसी इन्हीं लोगों को टारगेट करके कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को अपनी रैलियों में जमकर उठाते हैं। मैं हिजाब तो हटाने आया हूँ। किसका हिजाब? जो सपा ने हमारी आंखों पर डाल के रखा, जो बीजेपी डर का निकाब डाल चुकी है, मैं उस डर के निकाब को हटाना चाहता हूँ। मगर जो हिजाब और निकाब मेरी बेटी और बहन पहनती है, वो सुबह क़यामत तक पहनती रहेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन 38 में से 37 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ संभल में उनका प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आया। इस बार ओवैसी 100 सीटों पर दांव लगा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की हैं। ओवैसी को लगता है कि पहले उन पर हुआ हमला और अब हिजाब विवाद पर अखिलेश की चुप्पी इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत का दरवाजा उनके लिए खोल देगी। डरोगे तो क्या बोलोगे? जब डरोगे तो अल्लाह को याद करो। ना तुमको ओवैसी से डरना है, ना प्रधानमंत्री से डरना है, ना मुख्यमंत्री से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, किसी से नहीं डरना है सिवाय जमीन और आसमान के खालिक से। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो सपा के लोगों की रात की नींद हराम हो जाएगी। वो बोलेंगे ये कौन सी अफीम खिला के गया ओवैसी। ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पीएम जनादेश से बना जाता है, ना कि पहनावे से।
भारत में संवैधानिक पदों पर कई मुस्लिम हस्तियां रह चुकी हैं, लेकिन कभी उनके पहनावे को लेकर विवाद नहीं हुआ। ये सब जानते हुए भी ओवैसी न सिर्फ हिजाब को लेकर ऐसी बातें कही जिसने लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक माहौल को गरमा दिया है। जनसंख्या जो तुम लोग बढ़ा रहे हो दिन रात, वो जनसंख्या को देखकर तुमने जो ये दावा किया है, ये दावा जो तुमने किया है इसको हम पूर्ण होने नहीं देंगे। और तुम्हारी जनसंख्या को किस प्रकार से ब्रेक लगाना है ये हमें अच्छे से पता है। असदुद्दीन ओवैसी, तुमने जो ख्वाब देखा है वो सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, कभी वो ख्वाब पूर्ण नहीं होगा। ओवैसी ने कई छोटे छोटे दलों को मिलाकर इस बार गठबंधन बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता शामिल हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव से उत्साह है। ओवैसी की कोशिश है कि यूपी के करीब 19% मुस्लिमों के सहारे वो छोटे छोटे दलों का सहयोग लेकर दमदार उपस्थिति दर्ज करवा सके। हिजाब जैसा भावुक मुद्दा हाथ लगने से ओवैसी की खुशी का ठिकाना नहीं है, जिसमें वो पाकिस्तान का तड़का लगाकर अपने वोटर को परोस रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। रैलियों में जुटती भीड़ और जनता की ताली से ओवैसी को भरोसा है कि इस बार वो बिहार जैसा प्रदर्शन करेंगे। उनकी इस उम्मीद के पीछे एक बड़ी वजह 2017 का प्रदर्शन भी है। सीएसडीएस के मुताबिक यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 38 में से 12 सीटों पर चौथे स्थान पर रही थी। वहीं पिछले साल के पंचायत चुनाव में उन्होंने तकरीबन 20 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार ओवैसी को हिजाब विवाद के चलते लखनऊ की लड़ाई में अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हिजाब को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस मुद्दे की चर्चा है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब के समर्थन में सड़कों पर निकल रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि हिजाब का विवाद यूपी के चुनाव पर कितना असर करेगा। इस सवाल पर सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार कहते हैं, सारी पार्टियां नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी पार्टी जिन्हें लगता है कि हिंदुओं का वोट उन्हें ज्यादा मिलता है, वो अपनी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी पार्टी जिनके जीत हार में मुस्लिम वोट निर्णायक होंगे, वो भी अपनी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी है दोनों पार्टियों का। सक्सेसफुल कौन होंगे, किसको सफलता मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, यूपी का हर बड़ा दल ओवैसी को वोट कटुआ कहकर चिढ़ाता रहा है। लेकिन बदले माहौल में क्या हिजाब के भरोसे ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा बन पाएंगे? 10 मार्च के नतीजे काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेंगे। इन चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते। वरना पार्टियां पहले कैंडिडेट की लिस्ट नहीं निकालती। कैंडिडेट का लिस्ट जब पहले निकलता है और बाद में घोषणा पत्र, यानी असल मुद्दों पर चुनावी पार्टियां भी जानती हैं कि जनता वोट नहीं देती है। और शायद यही वजह है, माना यही जाता है कि जो ट्रेंड है वो ये दर्शाता है कि अगर आपका सामाजिक, जातीय, धार्मिक कोई भी प्रतिद्वंदी है तो उसी के आधार पर वोटर भी अपना मन बनाता है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस वायरल वीडियो और अल्पसंख्यकों की राजनीति को असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि पहले 2 चरणों में जिन 113 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें लगभग 58 ऐसी सीटें हैं जिस पर 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। और शायद इसीलिए ये हिजाब वाला गुणा भाग ओवैसी यूपी में लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिजाब का चुनावी कनेक्शन समझने के लिए 3 बातें ध्यान दीजिए। मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा अब तक पाने वाली समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बचते हैं। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट न उतारने वाली बीजेपी हिजाब विवाद के विरोध में खुलकर बोलती है। उत्तर प्रदेश में इस बार हार जीत से ज्यादा खेल बनाने बिगाड़ने के फैक्टर के तौर पर उतरे ओवैसी हिजाब के समर्थन में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। अब एक एक करके देखिए। जिस यूपी में एक बार जिन्ना का नाम लेने के बाद ध्रुवीकरण की सुर्री बॉल विरोधियों को अखिलेश खिला चुके, चुनौती उनके सामने खड़ी है, जो कर्नाटक और हिजाब के मुद्दे का सवाल सुनते ही बचने की कोशिश करते हैं।
10 फरवरी को अखिलेश यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे। कई सवाल हो चुके थे। अचानक कर्नाटक हिजाब का सवाल आया। अखिलेश यादव के चेहरे का रिएक्शन देखिए। कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। मानो अखिलेश यादव चेहरा हिलाकर कहते हैं कि ये मत पूछो। रिपोर्टर दोबारा सवाल पूछता है। अखिलेश के हाथ के इशारे को देखिएगा और अब जवाब सुनिएगा। हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। इसके बाद इंटरव्यू के वीडियो में कट आता है। अखिलेश कहते सुनाई पड़ते हैं, केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने भी कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सवाल पूछा। जवाब सीधे नहीं आया। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिजाब के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हिजाब पर सवाल बीजेपी को बहुत सूट करता है। हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। सवाल है कि अखिलेश की खामोशी, ओवैसी के प्रहार और बीजेपी की मुखरता के पीछे क्या राजनीति यही है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव लाया जाए, जिसके टूल हैं हिजाब और ओवैसी। कि एक आम चुनाव होता तो शायद इसमें इन चीजों का, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर हमला होना, हिजाब पे कंट्रोवर्सी होना, इसका फायदा, राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सकता था। लेकिन ये चुनाव एक मामूली चुनाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता यूपी का। इस चुनाव में बिल्कुल दो ध्रुवों में बटा हुआ चुनाव है। और पहली बार मुझे लग रहा है, और काफी सालों के बाद शायद ऐसा लग रहा है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता हैं, यादव हैं और बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं, उन्हें लग रहा है ये एक मौका है बीजेपी को सत्ता से हटाने का। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का में बिखराव हो और वो टूट करके कुछ ओवैसी के पक्ष में चले जाए, कुछ बीएसपी के पक्ष में चला जाए, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिलों में 136 सीट फैली है। पूरे प्रदेश में जहां हर 10 में 2 वोटर मुस्लिम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर 10 में 4 वोटर मुस्लिम। फिर भी यूपी में 40% वोट पाने वाली बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे बिना 44% से ज्यादा वोट हासिल किया था। क्या इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर वोट बंटने से विधायक बीजेपी का ही जीता? क्या इसीलिए कोशिश ओवैसी की तरफ से लगातार हिजाब पर समाजवादी पार्टी को घेरने की होती है? यानी आप सोचिए कि वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए, भैया तू बन गया। हमें बात को बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। मेरी बेटी की शनाख्त हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश। अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डरकर उसको वोट देंगे। अब आगे क्या? जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, हिजाब का विवाद चढ़ता जाएगा, जहां जातियों के गठबंधन वाले जाल को भी धर्म के मुद्दे से ही काटा जाएगा। अरबी में एक कहावत है, अल मिस्ल फिल कलाम कल मिल फित ताम, जिसका अर्थ यह है कि खाना में जितने नमक की जरूरत होती है
बातों में उतने ही मुहावरों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हिजाब भी एक अरबी शब्द है और इसका इस्तेमाल सियासत में ध्रुवीकरण का स्वाद चखने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जरूरत इसलिए क्योंकि दो वजह है। पहली वजह तो ये कि माना जाता है कि वोटर जाति और धर्म के आधार पर वोट करता है, और दूसरी वजह ये कि जाति के आधार पर जो बटे हुए हैं उन्हें धर्म के आधार पर जोड़ने के लिए यही ध्रुवीकरण काम आता है। तभी देखिए, वोटिंग से 2 दिन पहले चाहे वो हिजाब हो, भगवा हो, जय श्री राम हो, अल्लाहू अकबर हो, जिन्ना हो, सारे मामले खोल दिए गए। ये बताइए कि आप हमारे आंचल को छीनने का काम करोगे, आप हमारे सर से आंचल खींचने का काम करोगे, आप हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर आप हमारी बेटियों को घेरने का काम करोगे, तो आप मुझे बताइए क्या करोगे? हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की फिक्र ने भले ही अखिलेश की जुबान को सिल दिया हो, लेकिन दूसरे चरण में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए चुप रहना खतरे से खाली भी नहीं है। लखनऊ की लड़ाई के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग है। इसमें पश्चिमी यूपी का सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा जिला है, तो रुहेलखंड का संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर शामिल है। इन सभी सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है, जिसका फायदा बरसों से समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद इस इलाके की 11 संसदीय सीटों में 7 सीटों पर अखिलेश और मायावती के गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा में बीएसपी, जबकि मुरादाबाद, संभल और रामपुर में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इससे एक बात साफ हो गई कि मुस्लिम, जाट और दलित अगर एक साथ आ जाएं, तो बीजेपी को रोका जा सकता है। – 2022 में अखिलेश और मायावती भले ही साथ न हो, लेकिन जाट और मुसलमान अगर साइकिल की शक्ति बन गए, तो फिर दूसरा चरण बीजेपी के लिए मुश्किल इम्तिहान बन जाएगा। संभल में 33% मुसलमान आबादी है, सहारनपुर में 42% मुसलमान है, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 41% और सबसे ज्यादा रामपुर में 51% मुसलमान है। 2017 के चुनाव में मुसलमान वोट की बदौलत ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 17 सीट जीती थी। सपा के खाते में आने वाली 15 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक बने थे, जबकि कांग्रेस को मिलने वाली 2 सीटों में से एक मुस्लिम और दूसरा सैनी समाज से विधायक था। – 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से हिंदू वोट अपने पाले में किया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। जरूर पड़ेगा हिंदू वोटरों पर, मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी का सवाल है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर मैं चुनाव को देख रहा हूं, मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल नहीं है ज्यादा, यहाँ कास्ट आइडेंटिटी का सवाल ज्यादा गहराया हुआ है। वो ज्यादा, उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही हैं 2022 के चुनाव में। आप जाट मतदाताओं की आइडेंटिटी का सवाल देखिए, जाट हिंदू होके वोट नहीं कर रहे हैं, अगर वो जिस भी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो अपनी कास्ट की आइडेंटिटी, तो रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल मुझे लगता है जब यूपी में चुनाव ईस्टर्न यूपी की तरफ जाएगा, तब शायद रिलीजियस आइडेंटिटी का मामला ज्यादा हावी होगा। इसी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि पिछली बार की तरह उसे सभी जातियों से वोट मिल सके। बात जरूर करूंगा, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था।
दूसरे चरण में मुस्लिम वोटरों के अलावा दलित, जाट, लोध, कुर्मी और सैनी मौर्य वोट जीत और हार तय करते रहे हैं। लेकिन जिस मुस्लिम आबादी के सहारे अखिलेश इस चरण से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए हिजाब विवाद खेल बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। दरअसल दूसरे चरण की 55 सीटों पर कई सीट ऐसी हैं जहां 3 से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। इसीलिए बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटने की उम्मीद लगाए बैठी है। आपको प्रदेश के अंदर सुरक्षा आज दिखाई देता है ना? बेटियां सुरक्षित है ना? आज कोई दंगा फसाद तो नहीं करता है ना? बीजेपी की कमजोर नस अगर जाट और किसान है, तो वहीं हिजाब विवाद अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है। इस बारे में पूछे जाने वाले हर सवाल को वो अनदेखा करने में ही अपनी भलाई मान रहे हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अखिलेश की इसी चुप्पी को ओवैसी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। दूसरे चरण में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पिछली बार 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो चुकी थी और उसके बाद शमशान कब्रिस्तान की एंट्री हुई थी। लेकिन इस बार पहले दौर की वोटिंग के 1 महीने पहले से अब्बाजान, हिंदू गर्दी तमाम शब्दों का इस्तेमाल शुरू जिन्ना को ले आए। ध्रुवीकरण की गाड़ी क्या स्पीड नहीं पकड़ रही? माना यही जा रहा है कि लखनऊ की लड़ाई में इस बार ध्रुवीकरण की गाड़ी जो वो स्पीड नहीं पकड़ रही है, और क्या इसीलिए हिजाब के विवाद से स्पीड ब्रेकर हटाने की कोशिश है? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में जब ऐतिहासिक रूप से सत्ता में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीत कर आई, तब चुनाव प्रचार में तीसरे चरण के मतदान से पहले ध्रुवीकरण वाले शब्द शमशान कब्रिस्तान की एंट्री हुई। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन 2022 में क्या हुआ, तारीखें नोट करिए। पहले चरण के चुनाव से 5 महीने पहले प्रचार के दौरान अब्बाजान शब्द आया। पहले चरण के मतदान से 4 महीने पहले जिन्ना शब्द की एंट्री मुस्लिम बाहुल्य हरदोई की सीट पर होती है। पहले चरण के मतदान से 17 दिन पहले पाकिस्तान का मुद्दा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आता है और फर्स्ट फेज की वोटिंग से 10 दिन पहले दाऊद से जुड़ी खबरों का भी जिक्र होने लगता है। लेकिन चुनावी ध्रुवीकरण की ये अलग अलग कटोरियां वो काम नहीं कर पाई, तो चुनावी मुद्दा बने हिजाब ने एक साथ थाली सजा दी। हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ विवाद, जिसका जिक्र अब 2 राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, जिससे जुड़ा विरोध और प्रदर्शन देश के 12 राज्यों में भी चल रहा। जिस हिजाब के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार रिएक्शन दे रहा है, हिजाब के मुद्दे पर ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हिंदू मॉब, भगवा गुंडे जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिर इतना सब कुछ क्या उत्तर प्रदेश के लिए ही चुनाव में पका या पकाया गया, या फिर लंबे वक्त तक चुनावी मुद्दे के रूप में पकाकर वोट चखने के लिए ये सब हुआ? समझने के लिए पहले सुनते हैं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को।
सबको डाउट आ चुका है। कारण अनेक देश में, मुसलमान देश में भी हिजाब बैन करने के टाइम में कोई रिएक्शन किसी में नहीं आया था, बीबीसी में नहीं आया, पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। अभी क्यों कर रहा है? दूसरा चीज यह भी है, देख केरल में भी यही काम हुआ था, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उस टाइम इंटरनेशनल वाला कोई नहीं लिया। 15 में बॉम्बे में हुआ, उस टाइम कोई इंटरनेशनल वाला नहीं लिया। अभी क्यों ले रहा है? वही अभी पाकिस्तान क्यों आ रहा है? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हिजाब विवाद में साजिश देखते हैं। आधार ये वीडियो बनता है। उडुपी में ही पिछले साल 30 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। इसमें खास क्या, ध्यान दीजिएगा। हाथ में भगवा झंडा लिए वंदे मातरम का नारा लगाती छात्राओं के बीच हिजाब पहने कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। आरोप लगा इस्लामिक संगठन पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई से जुड़े छात्रों के मोर्चे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई ने एबीवीपी के प्रोटेस्ट में हिजाब पहनकर शामिल छात्राओं को लेकर अपना विरोध जताया। फिर सीएफआई ने ही दावा है कि छात्राओं को आगे हिजाब पहनकर कॉलेज में आने के लिए उकसाया। प्रिंसिपल के पास बात करके, बट वो प्रिंसिपल जब कन्विंस नहीं हुआ, वो लोग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास अप्रोच करे हेल्प के लिए। तब जाकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल को, इधर का डीडीपीयू को, इधर का एडीसी को, इधर का माइनॉरिटी कमिश्नर को, सबको कन्विंस करने ट्राई करे थ्रू मेमोरेंडम। एंड व्हेन देन दिस ऑफिशियल्स, दिस प्रिंसिपल वेर नॉट कन्विंस, वी हैड टू गो टू हाई कोर्ट एंड it was in hands of the principal, it was in the hands of local BJP MLA to solve this issue within the college, but they didn't want to do that. They wanted to polarize the voters using the saffron shawls against the hijab. सीएफआई कहता है कि बढ़ावा हिंदूवादी संगठनों ने दिया, जिन्होंने हिजाब के विरोध में कर्नाटक के कॉलेज में दूसरे छात्रों को एक ही तरह का भगवा गमछा और भगवा पगड़ी बांटी, ताकि हिजाब के विरोध में छात्र अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर प्रदर्शन कर सके। कहते हैं कि इसके बाद मामला बढ़ता गया। अब नौबत ये कि मध्य प्रदेश के खंडवा में हिजाब के समर्थन में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। जयपुर के चाकसू में एक कस्तूरी देवी कॉलेज है। हंगामा हो रहा है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं, दावा होता है कि बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचती हैं। प्रबंधन कॉलेज का रोक देता है। छात्राओं के घर वाले आ जाते हैं। कॉलेज और अभिभावकों के बीच तीखी झड़प होने लगती है। ध्यान रहे कि राजस्थान में अभी नहीं, अगले साल चुनाव होना है। बताओ क्यों आई? सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं? हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई सब। वो यूनिफॉर्म में आपने देखी नहीं यार। हिजाब पहन के यूनिफॉर्म के अंदर है वो। तो ये जब बिना यूनिफॉर्म में आइए वो हिजाब। कहते तो ये है कि दो की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाती है। कहीं राजनीति में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही ना हो जाए कि भगवा गमछा वर्सेस हिजाब की जंग जो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर थोपी जा रही है, उसमें राजनीति ही कठपुतली बनकर रह जाए। 10 मार्च का इंतजार करना होगा, तब पता चलेगा कि सियासत पर कितना हिजाब छाया रहा। हुजूर, लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।